हेलो ऑल स्टूडेंट्स। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। तो हमने इस चैप्टर में कई पॉइंट्स किए हैं कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के। हमने सबसे पहले किया डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, ठीक है। फिर हमने सेकंड नंबर पे किया डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट। फिर हमने किया डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब नेक्स्ट है हमारा डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम अगर कोई टाइम फिक्स किया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर वो कंप्लीट नहीं होता उस टाइम पीरियड के अंदर तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाता है, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अंदर भी जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कराने के लिए अगर कोई टाइम पीरियड दिया गया है लॉ में, तो उस जो लॉ ने जो टाइम पीरियड डिसाइड किया है तो उसी टाइम पीरियड में ही पार्टीज़ जो हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करा सकती हैं। अगर वो उस टाइम पीरियड में इन्फोर्स नहीं कराती तो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जैसे हमने टाइम बाय डेब्ट के बारे में भी पढ़ा था कि अब अगर कोई लोन दिया गया है, जैसे ए ने बी को लोन दिया है, ठीक है। तो वो अब एक जो है मान लिया 1 नवंबर 2020 को जो है बी को वो लोन पे करना है, ठीक है। मान लिया बी जो है वो लोन पे नहीं करता, तो ए के पास 3 साल का टाइम है कि वो 3 साल तक जो है बी के अगेंस्ट केस कर सकता है। अगर वो कुछ नहीं करता है बी के अगेंस्ट तो फिर बी जो है अपने लोन अमाउंट से वो फ्री हो जाएगा, यानी कि 3 साल बीतने के बाद 1 नवंबर 2023 के बाद ए जो है बी के अगेंस्ट कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकता। तो ये तो था डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। फिर नेक्स्ट है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है, राजनियम के कार्यशील होने पर समाप्ति। तो यदि इस अधिनियम की व्यवस्थाओं के अंतर्गत सेक्शन 37 क्या कहता है, अथवा किसी अन्य राजनियम के प्रभाव से अनुबंध का निष्पादन त्याग या मुक्त कर दिया गया है तो पक्षकारों को ऐसा निष्पादन करने की आवश्यकता नहीं रहती, ठीक है। कि अगर किसी लॉ के अंडर, ठीक है, कुछ ऐसा आ गया है कुछ रूल, तो वो मतलब अगर किसी पार्टी को उसके जो है दायित्वों से या फिर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से उसको फ्री कर दिया गया है कि उसे अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना, तो फिर पार्टीज़ को उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती, ठीक है। तो अगर बाय लॉ कोई कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज किया जा रहा है तो वो किस तरह से हो सकता है, तो मर्जर के थ्रू, अनऑथोराइज्ड अल्टरेशन के थ्रू या इंसॉल्वेंसी के थ्रू। तो सबसे पहले है मर्जर। तो मर्जर में क्या होता है कि जैसे लिखा है कि छोटे अधिकार वाले अनुबंध को जब बड़े अधिकार वाले अनुबंध में मर्ज कर दिया जाता है तो लॉ के प्रभाव से छोटे अधिकार वाले अनुबंध का अंत हो जाता है, ठीक है। अब क्या मतलब है इसका, मान लिया किसी ने कोई शॉप रेंट पे ली हुई है, ठीक है, वो रेंट पे कर रहा है 20,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। अब उस पर्सन ने वो शॉप क्या कर ली, अपनी खरीद ही ली। तो खरीद ली तो रेंट वाला जो एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब छोटे, यानी कि रेंट वाला जो एग्रीमेंट है वो छोटा एग्रीमेंट है, तो उसको बड़े अनुबंध में, बड़े अधिकार वाले अनुबंध में, बड़ा अधिकार क्या है कि उसकी शॉप का ओनर हो गया, पहले वो रेंट पे था अब वो ओनर हो गया। तो जब छोटे अधिकार वाले अनुबंध को बड़े अधिकार वाले अनुबंध में मर्ज कर दिया जाता है तो लॉ के इफेक्ट से
वो जो छोटे अधिकार वाला अनुबंध है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब मर्जर के लिए क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए? सबसे पहले जो पार्टीज़ हैं वो सेम रहनी चाहिए। दूसरा, जो सब्जेक्ट मैटर है वो सेम रहना चाहिए। तीसरा, कि जो पार्टीज़ के राइट्स हैं वो अलग होने चाहिए। ठीक है, एक राइट छोटा और एक बड़ा होना चाहिए। जैसे अभी हमने ये पॉइंट पढ़ा कि रेंट पे लिया हुआ था उसने पहले। ठीक है, जो रेंट का एग्रीमेंट था वो ए और बी के बीच में था, तो ए और बी के बीच में ही नेक्स्ट एग्रीमेंट होना चाहिए कि ए ने बी को रेंट पे दे रखी है, फिर बी ने बाद में वो क्या किया, वो खरीद ली शॉप। तो पहले जो है पार्टीज़ ए और बी थी, बाद में भी क्या होनी चाहिए, ए और बी। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर भी क्या होनी चाहिए, वही शॉप होनी चाहिए। थर्ड, एक अधिकार छोटा और दूसरा बड़ा होना चाहिए। भी पहले उसका अधिकार छोटा था, उसने रेंट पे ले रखा था, अब बड़ा हो गया कि उसने खरीद ली वो शॉप। तो इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा बाय अनऑथोराइज्ड एल्ट्रेशन, अनाधिकृत परिवर्तन द्वारा। तो अगर जो मेन हमारा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसकी कंडीशंस में कुछ चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, और एक नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जाता है, तो जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कोई रिटर्न एग्रीमेंट है, उसमें कोई लोन लिया गया है, ठीक है, लोन की पेमेंट करनी है। मान लिया जो है वो लोन ए ने जो है बी को 5 लाख का लोन दिया है, तो वो लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है। ठीक है, और उसको पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट में करनी है, 50-50 हज़ार की इंस्टॉलमेंट देनी है उसे। ठीक है, तो बाद में क्या कर दिया गया, ये चेंज कर दिया गया कि जो इंस्टॉलमेंट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ा दिया गया, 10 से 12% कर दिया गया, और जो इंस्टॉलमेंट है वो कम कर दी गई। ये पहले 50-50 हज़ार की इंस्टॉलमेंट थी, अब 10-10 हज़ार की इंस्टॉलमेंट कर दी। ठीक है, तो इस तरह से जो है, तो जब कुछ अमाउंट में डिफरेंस आ जाता है या फिर कुछ इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस आ जाता है, या कुछ जो पहले जो कंडीशंस फिक्स की गई थी जो भी कॉन्ट्रैक्ट में, वो चेंज कर दी जाती हैं, तो उस केस में भी पुराना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है और नया कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। उसके बाद है इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंडर क्या होता है, अगर कोई पर्सन की लाइबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, ठीक है, और उसकी एसेट्स इतनी नहीं है कि वो पे कर पाए उनको, तो वो क्या कर सकता है, कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है इंसॉल्वेंसी के लिए। फिर कोर्ट को अगर लगता है कि ये पर्सन सही है, ये नहीं पे कर पा रहा है अपनी लाइबिलिटीज़, तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट फिर जो है उस पर्सन के लिए एक अपॉइंट करता है लिक्विडेटर। ठीक है, तो उस पर्सन की एसेट्स को टेक ओवर कर लिया जाता है और फिर उसकी एसेट्स को सेल किया जाता है, फिर उसे लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर दी जाती है। तो अब अगर उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो फिर जो है उसकी लायबिलिटीज़ की पेमेंट होगी उसके एसेट को सेल करके, तो फिर वो पर्सन जो है अपने डेप्ट से क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। जितना डेप्ट उसके एसेट से पे हो पाएगा वो पे कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो उसके कॉन्ट्रैक्ट थे पुराने, वो क्या हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं अगर किसी पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो फिर उसकी लायबिलिटीज़ क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद है डिस्चार्ज बाय ब्रीच। तो सेक्शन 39 क्या कहता है कि अगर कोई पार्टी अपनी जो लायबिलिटीज़ हैं, जो भी उसको अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना है, जब कोई पार्टी वो बिना किसी वैलिड रीज़न के अपनी लायबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने से या अपने प्रोमिसेस को फुलफ़िल करने से वो मना कर देती है पार्टी। ठीक है, तो दूसरी जो पार्टी है उसे ये राइट मिल जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दे, ख़त्म कर दे।
और यहाँ पे क्या होगा, जो एग्रीव्ड पार्टी है, ठीक है, उसे राइट है कि वो कंपनसेशन के लिए क्या करे, क्लेम करे। तो अब जो डिस्चार्ज बाय ब्रीच है, खंडन द्वारा समाप्ति है, वो दो टाइप की हो सकती है, एक एक्चुअल ब्रीच और एक एंटीसिपेटरी और कंस्ट्रक्टिव ब्रीच। तो एक्चुअल ब्रीच क्या होता है? एक्चुअल ब्रीच क्या होता है कि अगर कोई टाइम फिक्स है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, उस टाइम पर अगर कोई पार्टी निर्धारित समय पर, ठीक है, अपनी जो भी प्रॉमिस है उसको पूरा नहीं करती या फिर करने से मना कर देती है, ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअल ब्रीच है। जैसे ए बी को कहता है, ठीक है, कि मैं तुम्हें जो है अपना एक घोड़ा 19 अप्रैल को, यहाँ क्या लिखा है, 19 अप्रैल को अपना घोड़ा जो है दूंगा। ए बी को कहता है कि 19 अप्रैल को मैं अपना घोड़ा दूंगा, ठीक है। तो अब 19 तारीख को, यानी कि 19 तारीख को ए घोड़ा देने से क्या कर देता है, मना कर देता है। तो ये एक्चुअल ब्रीच है कि जो टाइम फिक्स है उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट को करने से, पूरा करने से जो भी पार्टी थी जिसको अपना प्रॉमिस पूरा करना था वो मना कर देती है। तो ये एक्चुअल ब्रीच है। नेक्स्ट ये है एंटीसिपेटरी और कंस्ट्रक्टिव ब्रीच। अब ये क्या कहता है कि ये तो था टाइम पर 19 अप्रैल को, यह है कि टाइम से पहले ही अगर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट मना कर देती है या अपने बिहेवियर के थ्रू ये शो कर देती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करेगी, तो इसे क्या कहते हैं, एंटीसिपेटरी और कंस्ट्रक्टिव ब्रीच। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या था, 19 अप्रैल को वो घोड़ा देने का प्रॉमिस करता है, लेकिन 19 अप्रैल से पहले ही ए बी को कह देता है कि मैं तुम्हें घोड़ा नहीं दूंगा, और वो घोड़ा किसको दे देता है, सी को दे देता है, ठीक है। तो ये क्या है, एंटीसिपेटरी और कंस्ट्रक्टिव ब्रीच है। वो तो क्या था, एक्चुअल ब्रीच, 19 तारीख को मना करता है, ये 19 तारीख से पहले ही मना कर देता है, ठीक है। तो एक केस भी दे रखा है, होस्टर वर्सेस डेलाटूर का। इसमें क्या था कि एक यात्री ने एक नौकर की नियुक्ति की ताकि वह 1 जून से प्रारंभ होने वाली यात्रा का प्रबंध कर सके, ठीक है। अब 1 जून से पहले ही उस यात्री ने नौकर को कह दिया